डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में ही सभी विपक्षी विधायक हुए सस्पेंड। सरकार ने सदन में रखी सीएजी की रिपोर्ट, आम आदमी पार्टी ने बताया नाटक। ये रिपोर्ट आज नहीं भेजा इन्होंने, आज जो सदन पटल पे रखी गई है रिपोर्ट, ये नई सरकार ने नहीं भेजा विधानसभा को, हमारी सरकार ने पहले भेज दिया था। देखो, कुल मिलाकर के काम करने से सरकार भागना चाहती है और नए नए बहाने ढूंढ रही है। 1984 के सिख दंगों में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को हुई उम्र कैद की सजा। क्या 3 साल बाद खत्म होने वाला है रूस यूक्रेन युद्ध? Multiple resolutions of the General Assembly have demanded that Russia withdraw its forces from Ukraine. होंगी खेल की खबरें और ले चलेंगे आगरा में चल रहे ताज महोत्सव में भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पेश की कैग की रिपोर्ट। कहा, केजरीवाल सरकार ने खजाना खाली कर दिया, 2000 करोड़ का घाटा बताया, लाइसेंस देने में अनियमितता बरतने के आरोप। आप विधायक अमानतुल्लाह को बड़ी राहत, कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, पुलिस पर हमले का है आरोप। शशि थरूर की बीजेपी के साथ बढ़ी नजदीकियां, पीयूष गोयल के साथ फोटो शेयर की। 2 दिन पहले कहा था कि अगर कांग्रेस को जरूरत नहीं तो उनके पास भी हैं विकल्प। मोदी सरकार को फासीवादी या नव फासिस्ट मानने से इनकार करने वाली सीपीएम पर कांग्रेस ने किया हमला। वामपंथियों में भी छिड़ी जंग। केरल में कांग्रेसी नेता सतीशन ने सीपीएम पर बीजेपी से साठगांठ का लगाया आरोप। और ट्रंप और मस्क के बीच रिश्ते और हुए गहरे। ट्रंप ने किया मस्क के ईमेल का समर्थन। एलन मस्क ने ईमेल से हर कर्मचारी से मांगा उनके कामकाज का हिसाब, जवाब न देने पर नौकरी से निकालने का दिया फरमान। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। शुरुआत करते हैं दिल्ली विधानसभा में हुए हंगामे से। दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी, लेकिन उससे पहले सदन में विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने 3 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया। निलंबन का कारण यह बताया गया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की तस्वीरें हटाए जाने को लेकर हंगामा किया था। पूरे ब्यौरे के साथ हैं अंशिता। 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा में बहुमत के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई और 24 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई। लेकिन सत्र की शुरुआत से ही विधानसभा में शोर शराबा, आरोप प्रत्यारोप और हंगामे के दृश्य देखने को मिले। एलजीवी के सक्सेना जब भाषण दे रहे थे तब आप विधायकों ने नारेबाजी की और सीएम हाउस से भगत सिंह और डॉक्टर आम्बेडकर की तस्वीरें हटाने पर आपत्ति जताई। नतीजा ये हुआ कि सभी विपक्षी विधायकों को 3 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर धरना दिया और नारेबाजी जारी रखी। इस बीच सदन में पिछली सरकार के समय में बनी शराब नीति को लेकर सीएजी की रिपोर्ट को सदन में पेश किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में पेश की। की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। रिपोर्ट पेश होने के बाद एलजीवी के सक्सेना का कहना था कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था और इसे सदन में पेश न करके संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी इस बात पर हैरानी जताई कि आखिर ये रिपोर्ट अब तक विधानसभा में पेश क्यों नहीं की गई। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से
2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूँ कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल राय ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो काम और वादे पूरे करने से बचने के लिए सीएजी की रिपोर्ट का बहाना बना रही है। 2 साल से इन्होंने सारी एजेंसियों को लगाया, ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारी जगह जांच कर ली, कुछ नहीं मिला आज तक। भारतीय जनता पार्टी केवल काम से बचने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढ रही है, बहाने ढूंढ रही है। इन्होंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम 2500 महिलाओं के लिए पास करेंगे। 8 मार्च को उनके खाते में पैसा जाएगा। क्या पहली कैबिनेट मीटिंग हो गई, किसी का आता पता नहीं है। क्या इन्होंने पहली मीटिंग में विधानसभा के अंदर सबसे पहले काम क्या इन्होंने कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। यही उपलब्धि है इनकी सरकार बनने के बाद। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर कई आरोप लगे थे। हालात ये हो गए कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक को जेल जाना पड़ा था। आम आदमी पार्टी की हार के पीछे भी शराब घोटाले की वजह से पार्टी की खराब हुई छवि को बताया जा रहा है। रिपोर्ट सुना रही थी अंशिता। दिल्ली विधानसभा में सरकार सीएजी की रिपोर्ट पेश करके आम आदमी पार्टी को घेरना चाहती है, तो आम आदमी पार्टी भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की तस्वीरों को सीएम ऑफिस से हटाने को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। सीएजी की वो रिपोर्ट तो आज बीजेपी सरकार ने पेश कर दी जो आम आदमी पार्टी को घेरने वाली है, यानी शराब नीति से संबंधित है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वास्तव में बीजेपी सरकार ने बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी? दरअसल बीजेपी ने इस पर सफाई देते हुए लिखा है कि सीएम ऑफिस से तस्वीरें हटाई नहीं गई हैं, बल्कि उसी कमरे की दूसरी दीवार पर शिफ्ट की गई हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी के ठीक ऊपर वही तस्वीरें दोबारा लगाई गई हैं जो पहले होती थीं, यानी बीच में गांधी जी और उनके एक तरफ राष्ट्रपति और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री। वास्तव में आम आदमी पार्टी ने ही तस्वीरों की जगह बदलकर गांधी की तस्वीर हटा दी थी। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सज्जन कुमार सिख विरोधी दंगे से ही जुड़े एक अन्य मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। पूरी जानकारी के साथ हैं आराधना। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगे के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सज्जन कुमार को इसी महीने 12 फरवरी को इस मामले में दोषी करार दिया था और सजा को लेकर फैसला सुरक्षित रखा था। पीड़ित पक्ष के वकील एचएस फुल्का ने बताया कि किस मामले में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सज्जन कुमार को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। 2 सिखों के मर्डर के केस में वो उसमें उम्र कैद की सजा है। जो घरों को जलाया, घरों को लूटा, 436 उसमें भी ये उम्र कैद की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है। जज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि जो हमने फांसी की मांग की थी और सरकार ने भी फांसी की मांग की थी, उसको नहीं दिया गया, क्योंकि अगर 80 साल की उम्र हो और इतनी बीमारी लगी हो तो फांसी की सजा नहीं होती। इस मामले में पीड़ित जसवंत सिंह की बेटी ने अपनी गवाही में आरोप लगाया था कि 1 नवंबर की शाम करीब 4 से 4:30 बजे के बीच एक भीड़ आई और इस भीड़ ने उनके घर पर चारों तरफ से हमला कर दिया। मृतक की पत्नी ने जस्टिस जेडी चैन और जस्टिस डीके अग्रवाल की कमेटी के सामने 6 नवंबर 1991 को एक बयान दिया था कि उन्होंने बाद में एक पत्रिका में सज्जन कुमार की तस्वीर देखकर उनकी पहचान की थी, जो उस दिन भीड़ को उकसा रहे थे। सज्जन कुमार को उम्र कैद होने पर सिख संगठनों ने खुशी जताई है, लेकिन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जगदीप सिंह कहलो कहते हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि ऐसी जघन्य घटना में दोषी होने के चलते सज्जन कुमार को फांसी की सजा होगी। देखो 41 साल हो गए, 41 साल धक्के खाते हुए जो लोग थे 84 के विक्टिम थे वो भी परेशान हो गए। 15 सालों से, पिछले 15 सालों से लगातार हम इन केसों की पैरवाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर फांसी की सजा होती तो हमें संतुष्टि होती, लेकिन 41 साल बाद अगर उसको उम्र कैद भी मिली है तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि कानून ने जो है सही फैसला किया है। फांसी की सजा होती तो हमें और ज्यादा सुकून मिलता।
1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। माना जाता है कि इन दंगों में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सिख विरोधी दंगों से जुड़े कुछ मामलों में कांग्रेस के एक और नेता जगदीश टाइटलर पर भी केस चल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता HKL भगत और कमलनाथ भी सिख दंगों से जुड़े मामलों में अभियुक्त रह चुके हैं। आप सुन रहे हैं DB लाइव रेडियो, आपकी आवाज। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध 3 साल पूरे कर चुका है। शांति की तमाम कोशिशें किसी नतीजे तक पहुंचने में नाकाम रही हैं और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस से हमदर्दी इस युद्ध को एक नए मोड़ पर खड़ा करती दिख रही है। हालांकि इस बीच ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों के राष्ट्रपति कुछ झुकने को तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस बारे में एक प्रस्ताव पारित किया है जो इसके संकेत दे रहा है। पूरी रिपोर्ट सुनते हैं आराधना से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को अमेरिका समर्थित एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने की अपील की गई है। हालांकि इस प्रस्ताव में रूस का नाम नहीं लिया गया, जैसा कि इससे पहले के संयुक्त राष्ट्र के बयानों में किया जाता रहा है। खास बात ये भी है कि कई साल बाद ये पहला मौका है जब रूस, चीन और अमेरिका ने किसी प्रस्ताव पर एक मत होकर मतदान किया हो। द पाथ टू पीस नाम से इस प्रस्ताव के पक्ष में 10 देशों ने वोट दिया, जबकि 5 ने मतदान से दूरी बनाई। अमेरिका ने रूस और चीन के साथ मतदान किया, जबकि यूरोपीय परिषद के सदस्य देश ब्रिटेन, फ्रांस, स्लोवेनिया, डेनमार्क और ग्रीस ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया, जो 1989 से उनकी नीति रही है। ये प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन इसमें रूस से अपनी सेना हटाने की मांग नहीं की गई। अमेरिका की राजदूत डोरोथी शी ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इसे शांति की दिशा में पहला कदम बताया। Today marks 3 years since the escalation of the Russia-Ukraine war. डोरोथी शी कह रही थी कि ये प्रस्ताव हमें शांति की ओर ले जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण कदम है और अब हमें इसे एक शांतिपूर्ण भविष्य बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बातचीत में सभी पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए और हमें ऐसे समाधान खोजने होंगे जो यूक्रेन की संप्रभुता सुनिश्चित करे और सभी पक्षों की सुरक्षा चिंताओं को भी संबोधित करे। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांसीसी प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई। ये मतदान रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की 3री वर्षगांठ पर हुआ। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक अलग प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें रूस को आक्रमणकारी बताया गया और यूक्रेन से अपनी सेना हटाने की मांग की गई। हालांकि महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, बल्कि वैश्विक विचारों को दिखाते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांति वार्ता में यूरोपीय संघ के देशों के शामिल होने को लेकर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि ये मांग तो पहले भी की जाती रही है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की। उन्होंने युद्ध और संभावित शांति प्रयासों पर चर्चा की और यूक्रेन के लिए अमेरिका से मजबूत सुरक्षा गारंटी की मांग की। ट्रंप ने संकेत दिया कि वो रूस के प्रति नरम रुख अपना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम समझदारी से काम लें तो ये युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो सकता है। ट्रंप ने इस बात की भी पुष्टि की कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जल्द ही व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। दरअसल अमेरिका का यूक्रेन को लेकर बदलता रुख यूरोपीय सहयोगियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। ट्रंप का यूएन में रूस के पक्ष में मतदान और सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पर समर्थन, जो सीधे तौर पर रूस की निंदा नहीं करता, अमेरिका की नीति में महत्वपूर्ण बदलाव को दिखाता है। DB लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब खेल की खबरें सुनिए यश त्रिवेदी से। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मेजबान पाकिस्तान के लिए अगर मगर के तमाम सवाल खत्म हो गए हैं। रावलपिंडी में खेले गए ग्रुप बी के मुकाबले में बांग्लादेश पर न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है।
ग्रुप बी से न्यूजीलैंड के अलावा भारतीय क्रिकेट टीम का भी सेमीफाइनल खेलना अब कंफर्म हो गया है। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से अब सिर्फ इतना ही तय होगा कि ग्रुप बी में तीसरे और चौथे नंबर पर कौन सी टीम रहेगी। हालांकि रविवार को भारत के खिलाफ मिली हार के बाद ही कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मान लिया था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम का सफर अब खत्म हो गया है। पाकिस्तान को 29 साल बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करने का मौका मिला था। पाकिस्तान की टीम 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने में भी कामयाब रही थी, लेकिन अपने घर में ही पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड ने उसे 60 रनों से मात दे दी। रविवार को भारत के खिलाफ 6 विकेट से मिली हार के बाद पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद न्यूजीलैंड की हार पर टिकी हुई थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के तमाम रास्तों को बंद कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में निराशाजनक प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान की टीम अब अपने ही घर में निशाने पर है। टीम के चयन से लेकर कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रविवार को जब भारत के खिलाफ हार के बाद मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो उनसे सवाल किया गया था कि क्या डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में सफर अब खत्म हो गया है, जिस पर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हमारा सफर समाप्त हो गया है। सच तो यही है। दूसरी टीम के भरोसे रहना एक कप्तान के तौर पर मैं पसंद नहीं करता हूं। अगर आप में मादा है तो अपने दम पर आगे बढ़कर दिखाएं। रिजवान ने आगे कहा कि न्यूजीलैंड ने हमें हराया, भारत ने हमें हराया। हम स्वीकार करते हैं कि वो तगड़ा खेले और हम बुरा खेले। हम किसी और के भरोसे नहीं रह सकते। वहीं पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तानी टीवी चैनल समा के एक शो में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मौजूदा स्थिति पर बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला है, बातें अच्छी हो सकती हैं। अगर आपकी टीम भारत के जैसी हो तो अच्छी बातों से काम चल सकता है, लेकिन यहाँ तो स्किल लेवल ही नहीं है। मेंटल लेवल की बात कहाँ से करेंगे? पहले बल्लेबाजी और गेंदबाजी को ठीक करना चाहिए, बाकी बातें तो उसके बाद होंगी। पाकिस्तानी टीम की खराब परफॉर्मेंस के बाद खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी बहस छिड़ गई है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के आधार पर तय होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों के आधार पर तय नहीं होना चाहिए, बल्कि टीम की परफॉर्मेंस के आधार पर तय होना चाहिए। समा टीवी के इसी शो में पूर्व क्रिकेटर एजाज अहमद ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तानी टीम की लगातार हार पर वजह बयां की। एजाज अहमद ने कहा कि घरेलू क्रिकेट पर आपकी बिल्कुल भी नजर नहीं है, बाकी देशों का घरेलू क्रिकेट पर ध्यान है। दूसरी वजह यह है कि हमारे खिलाड़ी एकेडमी में मेहनत ही नहीं करते हैं। आखिरी बार खिलाड़ी एकेडमी में 2017 में गए थे। भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तानी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा था कि बाबर आजम और इमाम उल हक जैसे खिलाड़ियों को बड़े मैचों में परफॉर्म करना होगा। एजाज अहमद ने रिजवान की इस बात पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कप्तान का रवैया ऐसा है जैसे कि उन्हें कोई परवाह ही ना हो। इमाम और बाबर की तो उन्होंने बात की, लेकिन अपनी बात क्यों नहीं की? आपको मीडिया के सामने बात करनी ही नहीं आ रही है। बता दें कि बांग्लादेश को हराकर न्यूजीलैंड ने न सिर्फ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है, बल्कि वो ग्रुप बी में भी टॉप पर आ गई है। न्यूजीलैंड नेट रन रेट के मामले में भारत से आगे है। हालांकि ग्रुप बी में टॉप पर कौन रहेगा, ये 2 मार्च को खेले जाने वाले भारत और न्यूजीलैंड के मुकाबले से तय होगा। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। और अब वक्त हो चला है आज की खास रिपोर्ट का। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के शहर आगरा में आजकल ताज महोत्सव चल रहा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले की चहल पहल के बीच कैसा है इस बार ताज महोत्सव का रंग, यही जानने की कोशिश की है हमारे साथी अतुल सिन्हा ने अपनी इस रिपोर्ट में। ताज नगरी आगरा में इन दिनों माहौल उत्सव जैसा है। जहां से भी गुजरेंगे आपको कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। वैसे भी यहाँ विदेशी पर्यटक तो होते ही हैं ताजमहल देखने के लिए, लेकिन इस वक्त यहाँ ताज महोत्सव चल रहा है और शहर के तमाम मुख्य चौराहों, बाजारों में आपको इस महोत्सव के होर्डिंग्स दिख जाएंगे। हालांकि स्थानीय लोगों में इस बार ताज महोत्सव को लेकर उत्साह थोड़ा कम है। दरअसल महाकुंभ के शोर शराबे में ताज महोत्सव का रंग कुछ फीका सा जरूर हो गया है। यहाँ तक कि जितनी उम्मीद थी लोग आ नहीं रहे। दरअसल इस समय पूरी सरकारी मशीनरी महाकुंभ में लगी हुई है और यहाँ के रेलवे स्टेशन का हाल भी बाकी स्टेशनों की तरह हो रहा है। प्रयागराज जाने की मारामारी ज्यादा है, लेकिन यहाँ के युवाओं में ताज महोत्सव को लेकर कुछ उत्साह जरूर दिख रहा है। खासकर यहाँ आने वाले कुछ नामी कलाकारों को सुनने के लिए कुछ लोग जुट रहे हैं। हालांकि पहले ही दिन यानी 18 फरवरी को जब ताज महोत्सव की शुरुआत हुई तो कई कार्यक्रमों में दर्शक पहुंचे ही नहीं। सूर्य सदन सभागार में जयपुर घराने की ओजस्विनी ने तो बगैर किसी दर्शक के ही नृत्य पेश कर दिया। पूरा ऑडिटोरियम खाली था।
वहीं शिल्प ग्राम में महाकुंभ की भी झलक मिल रही है। यमुना आरती तो खैर यहाँ रोज होती है परंपरागत तरीके से। उधर दूसरे दिन यानी ताज महोत्सव के दूसरे दिन मालिनी अवस्थी के कार्यक्रम में भीड़ जरूर नजर आई। दरअसल मालिनी जी अपने अंदाज से लोगों को बांधने की कला जानती हैं। जो मेरे पिया को ले गई परदेश मजूरी के लिए, भगवान करे कुछ ऐसा हो कि लौट आवे, टिकट गल जाए, जौने शहर गए हो वहाँ दंगा फसाद हो जाए। वहीं ब्रजेश शांडिल्य और पीयूष मिश्रा के गायन ने भी युवाओं में जोश भरा। ताज महोत्सव 1992 से हो रहा है। यह इसका 33वां संस्करण है। इस बार यह 2 मार्च तक चलने वाला है। हालांकि इस महोत्सव में अब वो बात रही नहीं जो पहले हुआ करती थी। दरअसल अब हर शहर में महोत्सव होने लगे हैं और इसमें शिल्प कला के साथ साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होती हैं। पर्यटन विभाग इसे करवाता है, जैसे दिल्ली हाट, नोएडा हाट या फिर सूरजकुंड समेत देश के तमाम शहरों में शिल्प मेले लगते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ठीक उसी तरह आगरा में भी ये शिल्प ग्राम सजता है। ताज महोत्सव के ज़्यादातर कार्यक्रम यहीं होते हैं। जाहिर है इन शिल्प मेलों या जो महोत्सव होते हैं उससे शिल्पकारों को, कलाकारों को फ़ायदा ज़रूर हुआ है। जाहिर है उत्सवों का या हमारी कला संस्कृति का अपना आकर्षण है। ऐसे में यदि आप ताज नगरी आना चाहते हैं तो बेशक ताजमहल और आगरा के किले के साथ आपको संस्कृति और शिल्पकारी का यह रंग एक नई ताजगी तो देगा ही। अतुल सिन्हा की ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।